नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी टीका टिप्पणियों का तेज अभी से ही तेज हो गया है। यूपी चुनाव में जहां एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं चुनाव से चंद महीने पहले ही जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को भी सियासी तौर पर बेहद महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर के मंच से ही परिवारवाद का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी घेर डाला। तो क्या मोदी योगी ने यूपी चुनाव का एक एजेंडा सेट कर दिया? इसी मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। तो क्या इसे भी अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब गन्ना और जिन्ना पर यूपी चुनाव होगा? सवाल कई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस की सीनियर नेता अजीज कुरैशी ने मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर हाल ही में हुए एक हंगामे को लेकर नया विवाद खड़ा करते हुए अब कह डाला है कि जिन्ना के नाम का इस्तेमाल करना अपराध नहीं है। कुरैशी ने यह भी कहा कि जिन्ना उच्च कोटि के राष्ट्रवादी देशभक्त थे। ये सारे बयान चुनाव से पहले हैं, लेकिन इन बयानों का क्या मतलब, हम आपको थोड़ा मतलब समझा देते हैं। दरअसल ये सारे मतलब नेताओं को किसी और बात की चिंता से नहीं, बल्कि वोट बैंक के नजरिए से ही देखा जा रहा है। नेता कुछ और चिंता नहीं, बल्कि अपने वोट बैंक की ही चिंता कर रहे हैं। इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करा देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2022 के शुरुआती समय में ही चुनाव होगा। चुनाव से पहले तमाम तरह के समीकरण अब बनाने लगे हैं। लगातार बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ ही इस बार भी चुनाव लड़ेगी। मोदी योगी ने यूपी चुनाव का एक अलग एजेंडा सेट किया है, क्योंकि जब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा रहा था, तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया। ये परिवारवाद का मुद्दा यहां पर इसलिए तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि उन्होंने खुले शब्दों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। राकेश प्रजापति सपा नेता है, स्वागत है लोकमंच में आपका। और सत्यनारायण सैनी ये कांग्रेस नेता है, आपका भी स्वागत है लोकमंच न्यूज में। भूपेन्द्र शर्मा बीजेपी नेता है, ये थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आऊंगी कांग्रेस नेता पर। सवाल आपसे सर मेरा यही रहेगा कि अजीज कुरैशी ने कहा है कि जिन्ना के नाम का इस्तेमाल करना कुछ गलत नहीं या अपराध नहीं, लेकिन मुझे आपसे यहाँ ये समझना है कि जिन्ना किसके संस्थापक है, पाकिस्तान या भारत के? क्योंकि जब जिन्ना पर खुलकर बात बोलने की आती है तो बड़े नेता उनके नाम से बसते हैं, लेकिन अब जब अजीज साहब ने यह कह डाला था कि कोई बात नहीं, वो अच्छे देशभक्त थे, तो देशभक्त कैसे थे ये समझाएं सर। देखिए पूर्वी जी आपको बता दूं कि जिन्ना जी को ऐसे तो सभी नहीं थे जो जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान ना दिया हो। अगर देश की आजादी में योगदान देने वाले का अगर हम उसका नाम इस्तेमाल करें तो उसमें मुझे भी कहीं गलत नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो बीजेपी वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं, जो सावरकर जी का नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी देश आजाद कराने में अपना योगदान दिया, जबकि उन्होंने कई बार माफी मांगी है। देश के कांग्रेस के जो ब्रिटिश सरकार थी उसके सामने माफी मांग के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है। अगर उसी दौरान अगर जिन्ना और गांधी जी और सबने मिलकर देश को अगर लड़ाई लड़ी है तो उसको देश को आजाद किया है। जिन्ना कैसे सर? मोहम्मद अली जिन्ना कैसे? सावरकर बहुत अलग है सर, कैसी बात कर रहे हैं? जिन्ना वाली बात समझाइए आप मुझे। देखिए सावरकर जी ने कौन सी देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, मुझे बताएं। जिन्ना साहब ने कैसे दिया? जिन्ना जी तो देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी के साथ चल के देश आजाद करवाया है। मतलब अगर कोई साथ में लड़के देश आजाद करवाया या एक अलग ही देश बना डाला? आप ऐसी महिला को आप भारत रत्न से नवाजते हैं, जो उन्होंने कहा कि 2014 के अंदर देश आजाद हुआ था, मतलब 2014 के अंदर देश आजाद हुआ, जितनी ऐसी स्टेटमेंट दी उसको तो आप भारत रत्न से नवाजते हैं। जो देश जिसको आजाद कराया गया उसका नाम लेने में बुराई है। ये आप बताइएगा सुरभि जी, आप कहाँ तक की ये बात करते हैं? क्या ऐसा जवाब सैनी जी दोबारा दोहराएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सुरभि जी कि जिन्ना
तो देश की आजादी में महात्मा गांधी जी के साथ लड़कर देश आजाद कराया 1947 के अंदर। जबकि एक महिला जो कि अभी आगे कहती है कि देश तो 2014 में आजाद हुआ, इसको आप अभी राष्ट्रपति जी से आप दिलाते हैं कि भाई हाँ ये इन्होंने देश आजाद करवाया 2014 के अंदर। तो ये बात कहीं हजम नहीं होती। बीजेपी की जो ये बातें हैं, ये बात कहीं हजम होने वाली नहीं है। सत्यनारायण जी, आपके सवाल का जवाब है मेरे पास। पहली बात कि आज हम कंगना का टॉपिक यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कंगना के फेवर में मैंने कुछ नहीं कहा, वो एक बहुत अलग चीज है। उनकी बातों का बिल्कुल खंडन किया जाता है, कोई समर्थन नहीं है कि 1947 के बाद तो देश आजाद नहीं हुआ था, 2014 के बाद आजादी मिली है, ये बिल्कुल गलत है। भारत रत्न अगर दिया गया है तो उनको इस बात में तो नहीं दिया गया है। भारत रत्न, मैं वही कहना चाहता हूँ सुरभि जी, जिस महिला ने ये कहा कि भारत 2014 में आजाद हुआ, उनको आप भारत रत्न देते हैं, और जिन लोगों ने देश आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, क्या उसका नाम देना, उसका नाम का इस्तेमाल करना और कहाँ गलत है? जिन्ना जी ने अगर जिन्ना का कोई नाम ले रहा है, हालांकि मैं उस फेवर में नहीं हूँ, उनकी अपनी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि जिन्ना जी ने अगर देश आजाद कराने में अपना योगदान दिया है तो उनका नाम लेने में बुराई नहीं है। आप फेवर में भी नहीं है। आपने कहा कि सर मुझे तो ये समझना है यहाँ पर कि जिन्ना है कौन, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, जिन्ना है कौन? जी, जिन्ना पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहे, पाकिस्तान के संस्थापक, ठीक है, प्रधानमंत्री भी, लेकिन उनकी बातों का, उनकी नाम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है सर? चुनाव है, मुस्लिम वोट बैंक से, या अगर यही सवाल मैं करूंगी कि क्या कांग्रेस हिंदू मुसलमान पर राजनीति करेगी, क्या कांग्रेस हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि हिंदू के नाम पर बीजेपी शुरू से ही बदनाम रहेगी, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती है, तो आप लोग कौन सा अच्छा कर रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम बनाने की राजनीति तो बीजेपी की रही है। जब भी इलेक्शन आते हैं वो हिंदू मुस्लिम का उनका मुद्दा हिंदू चलिए ठीक है, हिंदू मुसलमान बनाया है, हिंदू का सपोर्ट किया बीजेपी ने, तो मुसलमान का कौन कर रहा है? और क्यों हिंदू मुसलमान क्यों? से ज्यादा देश के सिपाही शहीद हुए, एक आरडीएक्स आता है और जो हमारे देश के सैनिकों की गाड़ी से टकराता है, आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मुझसे आप मैं पूछना चाहता हूँ कि असली आतंकवादी कौन है? अगर उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है, और बीजेपी हमेशा से ये करती आई है, जब आतंकवाद में हमेशा पाकिस्तान रहा है, पाकिस्तान का नाम सब हमेशा से सामने आया है, बहुत सारी घटनाएं हैं सर। जी मैम, तो फिर जिन्ना का सपोर्ट क्यों? यहाँ जिन्ना के नाम पे राजनीति क्यों? देखिए, राजनीति जिन्ना के नाम पे राजनीति करना, अगर इनका नाम लिया जा रहा है, वो चलिए ठीक है, नाम भी लिए तो लिए, देशभक्त बता डाला, देशभक्त है मैम। जब जिस टाइम देश आजाद हुआ था तो सारा पूरा पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश एक ही रहा था। वो देशभक्त थे, देशभक्त को इसमें हम तो वो नहीं है जो देशभक्त नहीं थे, देशभक्त नहीं होते तो देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में योगदान नहीं होता। ये उनके साथ नहीं खड़े। काम करेगा सर, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जिन्ना के नाम से एक सड़क निकलवा दीजिएगा, क्योंकि देशभक्त है वो। तो चलिए ठीक है सर, सैनी साहब बने रहिएगा हमारे साथ। सीधा चलेंगे राकेश जी के पास। सवाल आपसे है सर, लगातार चुनाव को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, अखिलेश यादव बहुत कुछ कह रहे हैं, इस बयान का आप कितना समर्थन करते हैं? क्योंकि आपके पहले भी नेता इस ऐसे बयानों का समर्थन कर चुकी है, जिन्ना को वो भी याद आए हैं। राकेश जी, सवाल सुना आपने? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मैं सुन चुका हूँ आपके सवाल को। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर जब लोकसभा या विधानसभा के जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय ही ये जिन्ना, मंदिर, हिंदू, मुसलमान ये निकल करके क्यों आते हैं? जिन्ना का बीजेपी नेता भी हमारे साथ नहीं है सर। जी, बीजेपी नेता भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। सवाल आपसे है, उच्च कोटि का राष्ट्रवादी देशभक्त, हम जिन्ना पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने कभी भी जिन्ना के समर्थन नहीं किया है और ना चुनाव हम जिन्ना पर लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है और विकास ही प्रमुख मुद्दा रहेगा। वो 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता ने विकास कार्य किए हैं और विकास कार्यों पर ही हम आगे। तो 2017 के चुनाव में जनता ने सपा को क्यों नकारा? विकास क्या था आपने पिछले 5 साल तक तो खूब
बिल्कुल सरकार को गुमराह किया। सरकार जो सरकार थी केंद्र सरकार, उस केंद्र सरकार ने गुमराह किया और उस गुमराह में कहीं ना कहीं लोग भावनात्मक रूप से हिंदू मुसलमानी में और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भावनाओं में बह गए। धार्मिक रूप से इतना वर्ल्ड कप थोड़ी ना था सर, वर्ल्ड कप थोड़ी ना था। हिंदू मुसलमान बोले तो समझ आएगा, भारत पाकिस्तान कैसे समझ आएगा? नहीं, पाकिस्तान देखिए हर चीज पर आज अगर भारत में किसी भी तरीके से कोई, किसानों को ले लीजिए, जब किसान आंदोलन कर रहे थे वो किसानों को, आपको स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का याद होगा, उन्होंने आंदोलन जीवी कहा। आपको गृह मंत्री का याद होगा, उन्होंने आंदोलन जीवी कहा, उन्हें खालिस्तानी कहा गया, खालिस्तानी पाकिस्तानी सब कुछ कहा था, सब कुछ याद है, सब कुछ कहा गया। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये लास्ट में जो है केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद पर उलझा करके रह देते हैं और विकास की बात नहीं करते हैं। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम और यादव? नहीं, मुस्लिम और यादव क्यों? आपकी डिबेट में डॉक्टर राकेश प्रजापति बैठा हुआ है, पिछड़े समाज से व्यक्ति बैठा हुआ है, मेरे रमेश प्रजापति बैठे हुए, राजपाल कश्यप भी बैठे हुए, प्रदेश अध्यक्ष हमारे नरेश उत्तम पटेल जी है। कहाँ यादव है? कहाँ यादव है बताइए? हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की 72 लोगों की टीम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है, उस 72 लोगों की टीम में मात्र 4 यादव है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा परिवारवाद, जिसमें कांग्रेस को भी उन्होंने घेरा है और समाजवादी पार्टी को भी घेरा है, परिवारवाद कहां से निकल कर आया फिर? ये कांग्रेस को घेर सकते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। क्यों नहीं सर? समाजवादी पार्टी कैसे नहीं है, समझाइए जरा। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है क्या? पंकज सिंह किनके बेटे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। राजवीर सिंह किनके बेटे हैं? कल्याण सिंह के बेटे हैं। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं। कहाँ नहीं है परिवारवाद? बस यही है, वो मुद्दे को उछालते हैं, केवल उनके पास विकास की कोई बात नहीं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कोई एक काम बता दे भारतीय जनता पार्टी पिछले, क्योंकि उनके प्रवक्ता नहीं है, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, जनता के सामने रखना चाहता हूँ, इस 4.5 साल पौने 5 साल की सरकार होने जा रही है जिनमें उन्होंने किसी भी कार्य का शिलान्यास किया हो, फीता काटा हो, ऐसा एक काम बता दे भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, कोई एक कार्य बताइए। केवल शिलान्यास करने के अलावा इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है। केवल हमारी समाजवादी सरकार की, चाहे वो मेट्रो रेल हो, चाहे कान्हा स्टेडियम हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, तो पूछना चाहता हूँ गंगा यमुना एक्सप्रेस में कहाँ है बताइए? 4.5 साल पहले फीता काटा था, आज कहाँ है? लेकिन राकेश जी, इतना तो लोगों को भी लग रहा होगा सर, यूपी की जनता को, कि नेताओं को लोगों की चिंता नहीं है, विकास कितना हुआ इस बात की चिंता नहीं है, वोट बैंक सुरक्षित रहे इस बात की चिंता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, वो केवल विकास मुद्दे से भटकाते हैं लोगों को, थोड़ा बहुत जो फ्री की मतलब चीजों को देकर के और हिलगाने का काम करते हैं, और धार्मिक भटकाव के अलावा और गुमराह करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। नेता में तो आप भी आते हैं, आपकी भी पार्टी के तमाम लोग आते हैं। नहीं, गुमराह करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मैनिफेस्टो का, आप एक काम बताइए जो मैनिफेस्टो में उन्होंने 2014 से लेकर 2012 से 2017 के बीच में नहीं। अगर सर मैनिफेस्टो की बात करें ना, आपके नेता ने कहा था वो मैनिफेस्टो नहीं है, अभी वो मैनिफेस्टो है, चलिए मान लिया। अगर 5 साल में पूरा मैनिफेस्टो का काम हो गया, धरातल पर सभी कामों को उतारा गया, जनता इतनी खुश थी, तो 17 के में बदलाव क्यों? चुनाव जब हुआ तो बदलाव क्यों? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोगों को गुमराह किया गया था, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। कहाँ है 15 लाख रुपए? कहाँ है 2 करोड़? कहाँ है किसानों की आय दोगुनी? बताइए, कहीं भी किसानों की आय दोगुनी हुई हो? बताइए, डीएपी का रेट कहाँ है? आज किसान इस कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 7 बजे लाइन में लग जाता है और रात के 10 बजे तक एक कच्चा लेने के लिए परेशान घूम रहा है। बताइए, डीजल के रेट कहाँ है? प्रजापति साहब, लोगों को भी समझ आ रहा होगा सर, किसानों को भी समझ आ रहा होगा कि जब विपक्ष में आप लोग बैठते हैं या विपक्ष में कोई भी बैठे, तो गरीब जनता की चिंता भी आप लोगों को होगी, किसानों की भी होगी, लेकिन जब वही आप सत्ता में बैठेंगे तो सिर्फ सवाल, सिर्फ आरोप। सुरभि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने सदैव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य किया है। देश में पूरे भारतवर्ष में एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जिसने 22 महीने में एक्सप्रेस वे बनवाया हो। 22 महीने में। मैं ये 4.5 साल पहले इन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था, आज बताइए कहाँ पर है? कहीं नजर आ रहा है? अभी तक नहीं नजर आ रहा, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे शिक्षा, अच्छी शैक्षिक और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य किया है और हमारा विकास ही मुद्दा रहेगा।
जिन्ना पर भटकाने की अब ये लाख कोशिश कर ले, जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे। आज मैं आप लोगों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ, आज तक 44 जो पुलवामा में हमारे अटैक हुए थे, उन 44 अटैक में 350 किलोग्राम RDX कहाँ से आया आज तक पता नहीं चला, उसकी खोज नहीं होती है। और पूछना चाहता हूँ, अभी अडानी के प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट पर 3000 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई, उसका आज तक कोई इंक्वायरी नहीं है। लेकिन उसी थोड़े दिन बाद शाहरुख खान के बेटे क्यों 20 या 30 ग्राम जो है हेरोइन पकड़ ली जाती है, तो उसको पूरे 2 महीने मीडिया द्वारा दिखाया जाता है और उसकी पूरी भाजपा चेक खंगाली जाती है। आखिर अडानी की भाजपा चेक क्यों नहीं खंगाली गई? ये सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। आरोप गंभीर है, लेकिन भूपेंद्र शर्मा जी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े। सत्यनारायण जी आपके पास आते हैं, फिर इस चर्चा को समाप्त करेंगे क्योंकि भूपेंद्र शर्मा जी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं। जी बोलिए। मैम देखिए, जहाँ तक सत्ता का सवाल है या बीजेपी का, क्योंकि अभी सरकार बीजेपी की है तो सवाल भी बीजेपी के उठेंगे। जो सरकार अभी तक अभी आपको जो क्राइम की रिपोर्ट है, जो क्राइम चल रहे हैं, जो जिस सरकार ने 2017 के अंदर ये वायदे किए थे कि वो 500 करोड़ के आसपास का जो बिल उन्होंने पास किया था, बजट उन्होंने दिया था महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी, हर लड़की को लैपटॉप या हाई क्लास जो हायर एजुकेशन होगी उनके अंदर को लैपटॉप दिए जाएंगे और बिना किसी भेदभाव के दिए जाएंगे। जबकि आपको मैं बता दूं कि प्रतिदिन के हिसाब से 1 लाख से 3 रेप अभी भी यूपी के अंदर चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे बीजेपी के साथी जुड़े नहीं है, तो हम सवाल करें किस? बिल्कुल बात ये है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई सवाल उठाए जाए। यूपी की जो हालत है, आज अभी आपने देखा होगा पापा मऊ में एक नाबालिग दलित लड़की के साथ रेप हुआ, जिसमें 11 लोगों को नामजद किया गया, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है। अभी आप लगातार आप चीज देखेंगे तो चाहे वो इतने जो रेप और महिलाओं के साथ जो छेड़खानियां चल रही है, इतना बुरा हाल है यूपी के अंदर, लेकिन क्योंकि वहाँ राजपूतों की सरकार है तो इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रजापति जी कुछ कह रहे थे? मेरा कहना ये है, आपके लोकमंच न्यूज के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट में आ नहीं रहे, ठीक इसी तरीके से पश्चिम से लेकर के पूर्व तक हमने ये स्थिति पैदा कर दी है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक ग्राउंड पर जाने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिम में जयंत चौधरी द्वारा इतना घेर लिया गया है और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, मदन चौहान, प्रेमचंद प्रजापति और जितने भी हमारे कृष्णा पटेल और मध्य क्षेत्र में केशव देव मौर्य द्वारा इतना घेर लिया गया है कि इन्हें रास्ता भी नहीं मिलेगा, कहीं जाने के लिए, घुसने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सैनी साहब अपनी बात को पूरा करें, कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ, लड़कियों के, नाबालिग लड़कियों के साथ जिस प्रकार से रेप हो, चाहे बदायूं का हो, हाथरस का हो, चाहे वो मऊ में अभी रिसेंटली हुआ है, तो इसमें ना तो कहीं भी महिलाओं को लेके कोई ऐसे सख्त कानून बनाए गए हैं जिसको लेके यूपी के बच्चे या बच्चियां आजादी से घूम सके। उनके लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है, जो कि हमारी योगी सरकार भी कहा करती थी कि भाई यूपी जो है। सब सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन सर आप लोग भी तो सत्ता में थे ना? मैम हमारा कब का था आप बताइए, और जिस दौरान हमारा राज था जी, तब क्राइम नहीं हुआ था, तब नहीं ऐसी घटनाएं तब नहीं हुआ करती थी सर। देखिए, जिस टाइम कम से कम जो आज के टाइम में जो न्यूज एजेंसियां हैं वो फ्री थी, वो अपनी बात रख सकते थे, वो सरकार को कोई घेर सकते थे। लेकिन आज आप देखिए जो न्यूज चैनल हैं, जो नेशनल न्यूज चैनल, वो सिर्फ सरकार की तरफदारी करते हैं। वो चैनल वो अगर कोई लोकल चैनल दिखा दे तो दिखा दे, नहीं तो कोई भी चैनल आप देख पाएंगे कि कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, क्योंकि सारा मीडिया बिका हुआ है। इस दौरान ये ऐसा नहीं होता था, उसकी सरकार की के खिलाफ भी बातें रखी जाती थी, सरकार की तरफ से अगर कोई बात होती थी, सरकार उनके तो दंडित नहीं लगी हुई थी। आज पूरी तरीके से जो हमारा चौथा स्तंभ है वो बिल्कुल बिका हुआ है।
ठीक है सर, सवाल तो कई हैं लेकिन जिन्हें जवाब देना है वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, इसलिए इस चर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के सीनियर नेता अजीज कुरैशी ने मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर एक बयान दे डाला। उन्होंने कहा है कि जिन्ना का नाम इस्तेमाल करना कुछ गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है, क्योंकि जिन्ना उच्च कोटि के एक राष्ट्रवादी देशभक्त, ये कहना है उनका। ये इसलिए कहा जा रहा है शायद चुनाव है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।